नाबार्ड देश का वह संस्थान है जो भारत के ग्रामीण के हृदय को मजबूती देता है। ये वो संस्थान है जो कृषि, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और आजीविका विस्तार के लिए परियोजनाएं शुरू करता है और साथ ही साथ उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मजबूती देता है। नमस्कार, मैं सोनिका ढडवाल नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वो विषय है हिमाचल प्रदेश में सहकारिता के विकास में नाबार्ड की भूमिका। इस विषय पर आज हमारे साथ जो चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं चीफ जनरल मैनेजर डॉक्टर विवेक पठानिया। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सोनिका जी। सर, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि अगर हम भारत के ग्रामीण हृदय की बात करें तो नाबार्ड की इसमें बहुत बड़ी जो है वो भूमिका है। अगर मैं थोड़ा आसान शब्दों में आपसे जानना चाहूँ कि नाबार्ड क्या है और सहकारिता में इसकी क्या भूमिका है। तो सोनिका जी, मैं पहले बताना चाहता हूँ सब दर्शकों को कि नाबार्ड एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना था 1982 में, और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण विकास की तरफ इंटरवेंशंस करनी, जो भी है, फाइनेंशियल हो, वित्तीय हो, जो भी इंटरवेंशन करनी है। तो इस सिलसिले में हम 3-4 इंटरवेंशंस के साथ काम करते हैं पूरे भारतवर्ष में और हिमाचल परिप्रेक्ष्य में भी। एक है कि हम बैंकों को पैसा देते हैं सस्ते दरों पे, ताकि वो आगे जाके अपने कस्टमर्स को एक सस्ते दरों से पैसा दे पाए। दूसरा होता है कि क्रेडिट के साथ क्या होता है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो भी आपका जो उपज होती है या जो भी आपका प्रोडक्ट होता है वो जल्दी से मार्केट तक पहुंचे और मार्केट का समावेश हो उसमें। तो उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देते हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा देते हैं, और जैसे इरिगेशन के लिए पैसा दे दिया, सड़कों के लिए पैसा दे दिया, स्कूल्स के लिए दे दिया। और तीसरा जो मुख्य बिंदु है नाबार्ड का, वो है जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सहकारिता बैंक्स हैं और जो ग्रामीण बैंक है, उनकी सुपरविजन करना, ताकि वो जो एक्ट के तहत और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो नीतियां हैं उनके तहत काम करें, और हम जो डिपॉजिटर है उसका पैसे को हम प्रोटेक्ट करें। अब जैसे ग्रामीण विकास की जब हम बात करते हैं तो ग्रामीण विकास गाँव से जुड़ा हुआ है, और हम सब जानते हैं कि सहकारिता भी गांव से जुड़ी हुई है ना। तो उसका भी फाउंडेशन गांव है और विकास भी वहीं से चलता है। तो अगर हम 80 की दशक में देखेंगे तो उस टाइम जितना भी हमारा ऋण प्रवाह होता था पूरे कंट्री में, 60% हमारे सहकारी बैंकों के पास होता था। अब धीरे धीरे वो परिवेश बदल रहा है, क्योंकि बहुत सारी एंटिटीज़ आ गई हैं जो इस ऋण प्रवाह में काम करती हैं। तो अब धीरे धीरे हमारी सहकारी बैंकों का जो कंट्रीब्यूशन है ऋण प्रवाह के लिए वो कम हो रहा है। तो 80 की दशक के बाद हमने बहुत सारी इंटरवेंशन सहकारी बैंकों की तरफ की, ताकि वो मजबूत बने और उनका जो फंक्शनिंग है वो ज़्यादा सुचारू रहे। इसके साथ हम हर लेयर के साथ काम कर रहे हैं इस वक्त, कि नीचे से लेके ऊपर तक हमारा नाबार्ड का इंटरवेंशन है इसके साथ। बिल्कुल, जो देश के विकास के लिए मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी। सर, ये आपने फाइनेंशियल हमसे जो बात की, थोड़ा सा मैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जानना चाहूँगी कि किस तरह से नाबार्ड जो है हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियली और थोड़ा सा टेक्निकली अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो वो कैसे करता है। ठीक है, फाइनेंशियली मैं पिछले साल की बात करता हूँ 24-25 की ना। अगर हम जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है, जैसे कि हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो गया, या जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो गया, इन सब ने मिलके टोटल 3,800 करोड़ के करीब ऋण दिया है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूँगा मैं, बाकी नहीं। तो अब उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहते हैं कि हमने क्या किया, तो हमने इनको वापस पैसा दिया, रीफाइनेंस, पुनर्वित्त बोलते हैं हम, कि आप फाइनेंस करो, मैं आपको आपकी रिसोर्सेज को सप्लीमेंट करता हूँ ताकि आप और दीजिए। तो अगर 3800 के हिसाब से उन्होंने पैसा दिया, तो रफली मैंने 2,800-3,000 करोड़ उनको दिया। तो मतलब 70-80% जो उनका डिसबर्समेंट्स है, जो क्रेडिट है, उसको मैं बैक करता हूँ सब्सिडाइज फाइनेंस के साथ, नाबार्ड करता है। और इसके लिए नाबार्ड अपने फंड्स को यूज़ करता है, प्लस भारत सरकार हमारे को पैसा देती है, जो कि सस्ते दरों पे हमारे को आगे देना होता है। तो ये एक परिप्रेक्ष्य हो गया जो फाइनेंशियल इंटरवेंशन कर रहे हैं। दूसरा, जो आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, तो बहुत सारे बैंक्स, अगर आप थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य देखें डिजिटल बैंकिंग की तरफ से ना, तो बहुत सारे बैंक्स जो हैं हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो CBS पे हैं, पर पुराना CBS है।
तो उसको हम माइग्रेट कर रहे हैं नए CBS पे, एडवांस CBS पे, जिसको फेनेकल 10.2.25 बोलते हैं हम। तो जैसे जोगिंद्रा ऑलरेडी अक्टूबर से लाइव हो गया है उस सिस्टम पे, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन प्रोसेस है, और कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑलरेडी हुआ है। तो ये जो अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो CBS अपग्रेडेशन का और नए CBS में ले जाने पे, ये नाबार्ड का अपना इंटरवेंशन है, जिसमें हर पूरे भारतवर्ष में हर कोऑपरेटिव बैंक के साथ हम उनको नया सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, और उस सॉफ्टवेयर के साथ हम माइग्रेट कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर CBS पे। अब रही बात डिजिटल सर्विसेज देने की, जो कि आजकल की यंग उनकी ये ज़रूरत है, डिमांड है। तो उसमें क्या होता है कि एक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए और मैन पावर साथ में चाहिए, दोनों चीज़ों का समन्वय होता है कि आपने कैमरा तो ले लिया, बट उसको चलाने का भी स्किल चाहिए। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो उसके लिए एक नाबार्ड ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, सब्सिडरी बनाया, जिसको सहकार सारथी बोलते हैं। तो उसका अभी 6 महीने पहले उसको हमने रजिस्टर करवाया। 1000 करोड़ का उसका कैपिटल है, जिसको 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, 30% नाबार्ड दे रहा है, और 30% सारे सहकारी बैंक जो एपेक्स लेवल के हैं। जैसे हमारे यहाँ हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उसने 5.5 करोड़ के लगभग पैसा दिया, शेयर कैपिटल के लिए दिया हुआ है। इसका जो मोटिव रहेगा कि जितनी भी ही सर्विसेज हैं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, मोबाइल है, इंटरनेट बैंकिंग है, या कोई और भी आती है, उसको वो देंगे ऑन अ पेमेंट बेसिस पे। काम वो करेगा, सारी टेक्नोलॉजी वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो करेंगे, मैन पावर उनके पास है, वो कोऑपरेटिव बैंक्स को वो सर्विसेज देंगे ऑन पेमेंट बेसिस, जैसे फ्रेंचाइजी होता है। बिल्कुल। तो ये टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स पे नाबार्ड का इंटरवेंशन हो रहा है। सर, ये बड़ा हमने समझा कि किस तरह से फाइनेंशियली, अगर मैं थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज तो नहीं है यहाँ पे। अगर मैं छोटे ग्रामीणों की बात करूं, जो जिनके पास थोड़े से खेत हैं जिस पे वो करते हैं, तो उनको किस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, किस तरह से उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है नाबार्ड द्वारा या सहकारिता के लिए आपको क्या पहल आप रहे करते हैं? ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में ना हम थोड़ा सा फार्मर को एक करते हैं। फार्मर तो है ही है, बट उसके साथ बहुत सारे आर्टिसंस भी हैं। बिल्कुल। और MSME सेक्टर जो है वो बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है आज की परिप्रेक्ष्य में। अगर आप हिमाचल की GDP की देखेंगे ना, तो GDP में मेरे ख्याल से 42% का कंट्रीब्यूशन MSME सेक्टर का है, और 45 का इसका सर्विस सेक्टर का, और 14-15% रह गया एग्रीकल्चर का। ये हिमाचल परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आप लिटरेचर देखें, और जो हमारे लॉरिएट्स हैं जो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बोलते हैं, उनका कहना ये है कि अब एग्रीकल्चर में ना डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। मतलब एम्प्लॉयमेंट तो हम बोलते हैं 46% आदमी जो है भारतवर्ष में वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, बट वो इफेक्टिवली एम्प्लॉयड नहीं है, इनकम उसका उतना नहीं आ रहा है। तो एक नीति है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत ही टारगेट कर रही है कि हम इस मैन पावर को जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, इसको हम नॉन फार्म सेक्टर, MSME सेक्टर में ले जाएं, जहाँ पे आउटपुट भी ज़्यादा है और इनकम भी ज़्यादा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अब काम हो रहा है। अब एग्रीकल्चर में हमारा काम रह जाता है, मतलब जिसको बोलते हैं हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर में। जो अब छोटा किसान जो है, छोटा किसान हिमाचल परिप्रेक्ष्य में गेहूँ, चावल और मक्का में है, जहाँ इरिगेशन है। अब हिमाचल परिप्रेक्ष्य में इरिगेशन 10% कल्टिवेटेड एरिया में है। बिल्कुल। तो वहाँ पे हो रहा है हमारा वेजिटेबल या हॉर्टिकल्चर। बट इसके साथ 2 प्रॉब्लम्स और भी हैं। एक प्रॉब्लम है मंकी मेनेस, और दूसरा प्रॉब्लम है जो स्ट्रे एनिमल का प्रॉब्लम। बिल्कुल, बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। इससे क्या हो रहा है कि फार्मर्स का नुकसान हो रहा है, मतलब उसका बीज का खर्चा भी नहीं आ रहा है, तो डिमोटिवेशन सा लेवल, डिमोरलाइजेशन लेवल चला हुआ है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी इंटरवेंशन ली जा रही है। ठीक है, अब उनको कैसे हम क्रेडिट पे ले जाएं, मतलब मान लो कि अगर हम पूरे हिमाचल परिप्रेक्ष्य में देखें, तो एक बड़ा छोटा सा इंटरवेंशन हुआ था जो बहुत बड़ा बन गया, किसान क्रेडिट कार्ड का, कि हम इस किसान को हम सस्ते दर में पैसा देते हैं। तो ये भारत सरकार की स्कीम थी, 2004 और 5 में आई थी। तो उसमें ये था कि हम 3 लाख तक, जो भी किसान है 3 लाख तक 7% पे उसको लोन मिल जाएगा
किसी भी बैंक से ले, चाहे सहकारी बैंक हो, चाहे वाणिज्य बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, सारे बैंक्स जो हैं किसान क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं और ज़मीन के बेस पे होता है और उस ज़मीन पे कौन सी फसलें उगा रहा, उसकी क्या कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, उसके बेस पे उसको एक लिमिट निर्धारित कर दी जाती है, वो 5 साल की बनती है। उसमें क्या है, जितनी बार आप निकाल सकते हो, जितनी बार आप डाल सकते हो, कैश क्रेडिट की तरह होता है। तो ये 7% में है। अगर जितना पैसा निकालते हो और 1 साल के बाद उतना पैसा वापस कर देते हो तो भारत सरकार 3% की और सबवेंशन देती है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 4% हो जाता है। तो किसान के लिए इससे बड़ा कोई भी ये नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रेडिट एक बहुत बड़ा फैसिलिटेटर है प्रोडक्शन के लिए। बिल्कुल, ये एक सिरा। दूसरा है मार्केट्स को डेवलप करना। तो जैसे APMCs हैं हमारी जो डेवलप हो रही हैं, इसके अलावा अब कंसेप्ट चला है कि हाइपर लोकल मार्केट्स। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी विषय पे आपके पास आना चाह रही थी। तो अब नाबार्ड परिप्रेक्ष्य में हम हाइपर लोकल मार्केट्स को स्टार्ट किया हमने। जैसे किसान जो समूह बनाते हैं हम, जो उत्पादक संघ होते हैं ना, उनको हम बना रहे हैं, पायलटिंग कर रहे हैं। 120 कुछ हिमाचल में बने हुए हैं कि वो, क्योंकि छोटा किसान है, उसके पास सरप्लस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका सरप्लस कम होगा तो वो उसको लेके APMC में नहीं जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि आप इसको एग्रीगेट करिए। ये समूह जो है ये किसानों का समूह है, आपस का ही समूह है, उसका एक एंटिटी हमने बनाई हुई है क्योंकि रजिस्टर्ड एंटिटी है। उसको अगर ये समूह जो है ये एग्रीगेशन करे और इस सामान को जाके एक जगह जाके मार्केटिंग करे, तो वॉल्यूम से क्या होता है कि आप बेटर बार्गेनिंग पावर्स में आ जाते हैं। ठीक है, नंबर 1 अच्छा प्राइस मिलने का साधन है। दूसरा, आप स्टोर कर सकते हैं बेटर प्राइस की डिस्कवरी के लिए। तीसरा क्या है, जितने भी इनपुट्स हैं, मैं 1 लीटर लेने जाऊंगा, आधा लीटर लेने जाऊं या ना जाऊं, वो भी हो सकता है। तो ये जो है बैकवर्ड कैलकुलेशन भी करते हैं कि भाई जो रिक्वायरमेंट्स है किसान की, बीज की, इंसेक्टिसाइड की, पेस्टिसाइड्स की, फर्टिलाइजर की, इसका भी कलेक्टिव समावेश हो। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि किस तरह से ग्रामीणों को जो है एक सिक्योरिटी, अगर हम बात करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फसलें जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, कई चीज़ें किसानों को जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो सरकार की तरफ से बहुत अच्छी योजनाएं जो हैं किसानों के लिए चलाई गई हैं और रोजगार के अवसर भी बहुत अच्छे प्रोवाइड किए हैं। सर, थोड़ा सा मैं अब कोऑपरेटिव सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं इसको भी जानना चाहूँगी कि किस तरह से नाबार्ड इसमें क्या भूमिका क्या निभा रहा है। अब हिमाचल परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो 2 पहलू में बात करूंगा। पहला है जो कोर फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सेक्टर है, जिसमें हमारे जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर का जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो मिक्स्ड है। मिक्स्ड क्यों? कि हमारे 12 ज़िले हैं, 6 ज़िलों में जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एक एपेक्स लेवल का भी काम करता है और एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक भी है। बाकी 5 ज़िलों में जैसे कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, वो एपेक्स नहीं है बट वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। बट पूरे भारतवर्ष में ये यूनिक बैंक है जो 5 ज़िलों में काम करता है। अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही कोऑपरेटिव बैंक होता है डिस्ट्रिक्ट वाला, जैसे जोगिंदर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है जो सिर्फ सोलन में काम करता है। तो ये जो है ये 5 डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो 6 डिस्ट्रिक्ट में काम करता है और सोलन वाले जो हैं JCCB वाले वो 1 डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। ये इनका है, जितनी भी इनकी ब्रांचेस नेटवर्क है लगभग 596 है कुछ का टोटल है ब्रांचेस का इनका। अगर हम जो LDB लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है उसको मिला लें तो ये जो है ये हार्डकोर कोऑपरेटिव नेटवर्क्स हैं जो गांव तक चले हुए हैं। बिल्कुल। अब ये ब्रांचेस के थ्रू फंडिंग करते हैं, अपनी ब्रांचेस के थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। इनको सपोर्ट मैकेनिज्म एक्चुअल में जो मिक्स इसलिए बोल रहा हूँ, नॉर्मल होता है फेडरल टायर, नीचे होगी हमारी सहकारी सभाएं, ऊपर होगा उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और उसके ऊपर होगा एपेक्स सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। हिमाचल में मिक्स्ड हो गया। अब यहाँ पे जो सहकारी सभाएं हैं अगर हिमाचल परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2200 के करीब है। अब 2200 के करीब हैं और इन में से सिर्फ 20% ही होंगी जो ऊपर वाले टायर से या कोऑपरेटिव बैंक से या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से पैसा लेती हैं और वो आगे पैसा देती हैं किसानों को। इसमें क्या हो रहा है कि जो 7% की जो बात कर रहा हूँ, अब इनका अपना मेंबर बेस है जो किसान है, पर ये क्या करते हैं अपने डिपॉजिट को लेके किसानों को पैसा देते हैं 10% में 12% में, डिपेंडिंग अपॉन सोसाइटी का क्या अपना स्ट्रेंथ है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड जो 7% पे खेती के लिए जाता है,
हार्डली मेरे को लगता है 10 या 12 सोसाइटीज़ हैं हिमाचल में जो किसान क्रेडिट कार्ड इशू कर रही हैं, बाकी नहीं कर रही हैं। नहीं कर रही। तो ये जो तबका है, जो 2200 वाला तबका, जो कि बहुत अहम भूमिका निभाता है, लगभग 2-3 लाख मतलब इनकी जो मेंबरशिप है ना, वो इस दायरे से बाहर है। और क्यों मैं बताता हूँ, अगर आपको हैरान होंगे, अभी तक जो हमारे पास सोसाइटियों के डाटा है 23-24 का है, लेटेस्ट नहीं आया, क्योंकि उसमें पिछले 23-24 में इन सहकारी सभाओं ने 700 करोड़ का लेंडिंग की है। ठीक है, 3800 के अगेंस्ट 700 करोड़ का इनका लेंडिंग है, तो 30% रफली 25-30% ले रहे हैं। इससे बड़ी हैरानी की बात है जो हम नोट कर रहे हैं, इसके हिमाचल में 5500 के करीब सहकारी सभाएं हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। उसमें 2200 ये सहकारी जो एग्रीकल्चर वाली हैं वो हैं। उसमें से अलग जो नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, जो क्रेडिट नहीं देती, उन्होंने भी क्रेडिट दिया अपने मेंबर्स को, वो 300 करोड़ है। तो 1000 करोड़ जो है, ये जो सोसाइटीज़ हैं ये लेंडिंग कर रही हैं विस 3800 जो एक्चुअल में बैंकिंग चैनल में कैप्चर हुआ। ये 1000 बैंकिंग चैनल में कैप्चर नहीं होता है। तो अब जो फोकस होना चाहिए हमारा वो इन सोसाइटीज़ के लिए होना चाहिए। सर, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि किस तरह से जो प्रोसेस पूरा आपने हमें पूरा डिटेल में बताया। थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो नाबार्ड द्वारा जो लाभ है, जो हमारे जो ग्रामीण हैं वो उठा सकते हैं, या हम आजीविका जो कमाने के लिए उठा सकते हैं वो, और थोड़ा सा कि किस तरह से उनको अवेयर किया जा सके कि ये आपके लिए जो है सुविधाएं हैं, ये आपके लिए योजनाएं आई हैं, तो आपका विभाग किस तरह से वो करता है, ताकि क्योंकि किसान जो है वो बहुत दूर रहता है, उसको अपने ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो फ़ोन पे या टीवी के माध्यम से, बहुत कम समय उसके पास होता है। तो क्या कोई ऐसी अवेयरनेस कैंप्स चलाए जाते हैं ताकि उसे पता चले? सोनिका जी, इसमें मैं 2 परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ। पहला, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर का, उसका एक मैंडेट है और उनकी डायरेक्शंस है, और कि हर बैंक जो है फाइनेंशियल लिटरेसी क्रिएट करे अपने प्रोडक्ट्स की, कि क्या प्रोडक्ट्स हैं और कैसे इसका क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक, और जैसे डिजिटल चल पड़ा तो डिजिटल बैंकिंग में अवेयरनेस करवाना। ये मैंडेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सब बैंकों को दिया है कि उन्होंने ये करना है। इस परिप्रेक्ष्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 90 फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स खोले हैं, ब्लॉक लेवल पे भी। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में थे, अब 80 खोले थे उन्होंने ब्लॉक लेवल पे। अब काफ़ी सारा नेटवर्क कर दिया कि ब्लॉक लेवल पे भी उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनलाइज सेटअप इकट्ठा कर दिया, जिसमें कि जो आप बात कर रहे हैं, किसान ही नहीं बाकी जो तबका है उसको ये अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि बैंकों के पास क्या है और उसको कैसे लिया जा सकता है। ये एक पार्ट है। हर एक बैंक को, हर एक ब्रांच को 2 कैंप्स करने हैं महीने में, और डिफरेंट सेगमेंट्स को एड्रेस करना है। कहीं आप बच्चों को एड्रेस कर सकते हैं, स्कूल्स को एड्रेस कर सकते हैं, कहीं आप एल्डर्स को एड्रेस, सीनियर सिटीजन्स को एड्रेस कर सकते हैं, कहीं आप जैसे हमारे समूह हैं उनको एड्रेस करिए। तो डिफरेंट कैटेगरीज को एड्रेस करना है। इसके अलावा नाबार्ड भी पैसा देता है। जो भारत सरकार का फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड है वो नाबार्ड के पास है, लगभग 3000 करोड़ हमारे पास इसमें है। तो इससे हम क्या कहते हैं कि हर बैंकों को कहते हैं कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कराइए ब्रांच के थ्रू। तो लास्ट ईयर हमने 5500 कैंप्स करवाए हैं हिमाचल में कम से कम 16 बैंक्स को लेके, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक्स भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, यूको बैंक भी है, एयरटेल बैंक भी है, मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स भी हैं। सब बैंक्स जो भी हमारे को अप्रोच करता है उनको हम कहते हैं कि आप अपने ब्रांचेस के थ्रू या आपके बैंकिंग नेटवर्क जो है उसके थ्रू गांव में जाके आप ये अवेयरनेस क्रिएट करिए कि क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आपके, क्योंकि पहले जिस बैंक जाएगा वो अपने प्रोडक्ट्स बताएगा ना। तो कहते हैं कि पहले शुरुआत जो करते हैं अपने पड़ोसी से करेंगे, फिर वो जैसे अवेयर होता है तो फिर उसके बाद हमारे पास जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स बोले, वहाँ पे हर बैंक की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। सर, आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए चांस मिला है, सबसे बड़ी बात है उनके में जो टैलेंट है वो महिलाएं कहीं ना कहीं अपना दिखा पा रही हैं। वो सब चीज़ें हैं, चाहे वो अचार बनाने से लेकर हो या फिर अगर कोई बुनाई का काम हो, हर एक क्षेत्र में जो अपना प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले कर पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसके विषय में भी आपसे जानना चाहूँगी। सोनिका जी, इसमें क्या हुआ कि अगर आप थोड़ा सा 10 साल 15 साल पीछे चले जाएँ तो 2010-11 में ये NRLM आया था,
नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये तो एपेक्स लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल से था और स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन स्टेट लेवल पे बन गए थे। इनका मैंडेट था सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेशन करना और साथ में इनको एंटरप्राइज डेवलपमेंट करना। तो इनके पास एक बहुत अच्छा सेटअप था जिसमें कि ग्रुप्स को ये एक विलेज लेवल पे एग्रीगेट करते थे कमेटी में, और वो कमेटियाँ जो डिफरेंट ब्लॉक्स की होती थी वो एक क्लस्टर लेवल पे फेडरेट होती थी, और हर एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप को एक फंडिंग अरेंजमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो कि आता है। तो 2000 मेरे ख्याल लगता है 18-19 में हम पहले जो नाबार्ड भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाता था, तो हमको लगा कि हम डुप्लीकेसी करेंगे, और ये बड़ा डिफिकल्ट होता है ट्रैक करने के लिए कि आप किसका मेंबर हो नहीं हो, है ना, क्योंकि ये रजिस्टर्ड बॉडीज नहीं है, ठीक है, दे आर नॉन फॉर्मल बॉडीज ना। तो हमने धीरे धीरे उससे फॉर्मेशन से अपने आप को पीछे खींचा कि भाई हम क्या करेंगे, हम इनके साथ SRL के साथ मिलके इनको आगे हम, जैसे मैं आपने बताया ना, इनकम जनरेशन के लिए, मार्केटिंग के लिए ये करेंगे। तो हिमाचल में मैं बात करना चाहूँगा, हमारा एक MOU हुआ है SLRM के साथ कि प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए या ट्रेनिंग पर्पस के लिए आपको जो बेनिफिट्स चाहिए वो हम आपको फंडिंग करेंगे। अभी हमने 2 ग्राम दुकान फंडिंग की। ग्राम दुकान कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर आउटलेट है जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया के SHG जो है अपने इसको प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं और बेच रहे हैं, मार्केटिंग आउटलेट। इसके अलावा क्या करते हैं, हम SHGs को हम ट्रेनिंग्स देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी और उसकी जो है गुणवत्ता को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसकी हमारे पास 2 प्रोग्राम्स हैं जो ट्रेनिंग के, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म, डिपेंडिंग अपॉन कि फील्ड का रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे होता है छोटा कि मान लो कि आपने मिठाई के डब्बे बनाने हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसके लिए आपको लंबा टेन्योर का पीरियड नहीं चाहिए, तो वो हम 15 दिन का एक प्रोग्राम डिवाइस किया हुआ है, मैक्सिमम 15 डेज़ का। तो उसमें हम 1.5 लाख के करीब पैसा देते हैं कि महिलाओं को जो स्किल्स चाहिए वो चीज़ करने के लिए, जिससे कि उनको घर पे ही एम्प्लॉयमेंट मिले, वो हम उस माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम से करते हैं। कुछ एंटरप्राइजेज होते हैं, जैसे आप बोल रहे हो क्वालिटी मेंटेन करनी है, उसको लंबे टाइम तक उसको सस्टेन करना है, शेल्फ लाइफ को मेंटेन करना है, उसके लिए हमारे पास 6 मंथ्स के प्रोग्राम्स हैं कि भाई आप 6 मंथ तक ये ट्रेनिंग्स, रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स, अपनी रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, मार्केटिंग कैसे करना, और फिर उसकी प्लेसमेंट कैसे होनी है, वो उस पे हम ओरिएंट करते हैं। वो ये हमारा ये पहल रहता है। ये तो है हमारा फार्म सेक्टर वाले उसमें जो हम कर रहे हैं। अब हम नॉन फार्म सेक्टर के लिए मैं थोड़ा सा इसमें चर्चा करना चाहता हूँ जो हम अब करने वाले हैं इस साल। आपने चंबा चप्पल सुना होगा, बिल्कुल, हाँ जी, है ना। अब चंबा चप्पल आप शिमला में कहीं ढूंढ लीजिए, मिल जाता कहीं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अभी मैं 10 दिन पहले चंबा में था, तो मैं उन आर्टिसन से बात कर रहा था कि ये बताइए कि आपका चंबा चप्पल चंबा में तो बहुत मशहूर है पर बाहर नहीं मिलता। आप बिलीव नहीं करते, जो उनका एक फंक्शनरी आर्टिसन था, वो कहता सर आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी चंबा डिस्ट्रिक्ट की, मेरा चंबा से बाहर नहीं मिलता, डलहौजी में नहीं दिखता है, जो कि मेरे मेजर टूरिस्ट सेंटर है। तो चंबा चप्पल जब कस्टमर देखेगा नहीं तो उसको पता नहीं लगेगा क्या है। तो फिर हमारे को लगा कि ये एक ऐसा इंटरवेंशन है जो हमारे को इसको बाहर ले जाना चाहिए, क्योंकि इसकी एक अलग यूनिकनेस है, GI टैग्ड है। बिल्कुल, ठीक है। अब GI टैग है तो इसकी यूनिकनेस है, चाहे प्रोडक्ट के साथ हो चाहे उसके प्रोसेस के साथ हो। तो वो 104 कुछ आर्टिसन और 20 किलोमीटर के दायरे में है। तो अब हम फोकस कर रहे हैं कि इनकी मार्केटिंग इंटरवेंशंस को हम थोड़ा सा पहले हिमाचल में करेंगे हम, ठीक है। तो ये एक इंटरवेंशन हम करने जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट बेस्ड होगा। तो प्रोजेक्ट कितना ही बड़ा हो सकता है, कुछ चीज़ें हैं जो हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर में कन्वर्ट कर देंगे कि भाई जिसमें उनका टाइम कम जाए, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ उनका टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर में करेंगे। मार्केटिंग के लिए, एग्जीबिशंस के लिए या ये आउटलेट्स के लिए वो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। प्लस रॉ मटेरियल चेंज, अगर आप चंबा चप्पल खरीदते हो तो आपको आर्टिसन बोलता है कि इसको पानी से बचाना। बिल्कुल, वो इसलिए है कि वो रॉ लेदर यूज़ करते हैं, वो फिनिश लेदर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो उसकी 2 एस्पेक्ट्स होगी, एक कि सैग करेगा, जैसे मॉइस्चर लगेगा तो क्वालिटी ख़राब होगी, तो कस्टमर सोचता है बेकार है, ठीक है। दूसरा फिनिश नहीं है तो उसकी वो प्रोडक्ट कैच नहीं करता, उसका जो वैल्यू है वो थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। ये एक इंटरवेंशन हम इस साल करेंगे फार्म उसमें, नॉन फार्म उसमें। दूसरा बुटीको आपने सुना है? बिल्कुल,
तो जब आप ही जब शॉल लेते हो तो क्या देखते हो? क्वालिटी, क्वालिटी देखते हो और क्या देखते हैं आप? क्वालिटी के साथ उसमें यूनिकनेस, यूनिकनेस, क्या जो उसकी पट्टी की यूनिकनेस है ना, बिल्कुल मतलब जो कैच है वो है पट्टी का, जो उसका डिज़ाइन है। जी, ठीक बिल्कुल। है, बाकी बेस तो रॉ मटेरियल वो तो अपना आपको कहीं वूल भी है, मिल जाएगा, वो तो बिल्कुल। कलर तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, बट हम खरीदते हैं किन्नौर की लेंगे तो वो भी हम उसकी पट्टी से बस उसकी अट्रैक्ट हो पट्टी रहे हैं, और उसकी यूनिकनेस देख के से ही देखते हैं। लेते हैं। तो मैम ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेस तो वूल है, तो वूल तो सर्दियों में कर सकते कर हैं, सकते हैं, और सर्दियाँ होती कहाँ हैं? हिली स्टेट्स में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो पैन इंडिया तो नहीं है। तो क्या हो रहा है कि ये चीज़ जो है ये यहीं पे ही रह रही है। तो हमारे पास जो टूरिस्ट आता है उसको शॉल का क्या महत्व है? एक आधा खरीद लेगा वो, ठीक है। बात बिल्कुल सही। तो ये अब हम बुटीकों के साथ एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जिसमें बेस कॉटन होगा, कॉटन होगा, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है ये और कि एम्बेलिशमेंट वही होगी जो ओरिजिनल में है। और हिमाचल के जो प्रोडक्ट्स को जो है हम हाँ, पैन इंटरनेशनली इंडिया, और सब पैन इंडिया के through एक्सेप्टेबिलिटी जो- लेंगे हम, बिल्कुल ठीक है। बड़ा छोटा सा प्रोजेक्ट है मैम ये, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, बट हम चाह रहे हैं कि हम इसको पायलट करते हैं, देखते हैं, वी मे सक्सीड वी मे नॉट सक्सीड। क्योंकि जब सत्यप्रकाश जी जो हैं उनके हेड जो चेयरमैन साहब उनसे बात कर रहे थे तो कहते पठानिया जी इसमें ना रिंकल्स पड़ जाएंगे। मैंने कहा जी वो स्त्री कब काम आएगी हमारे, बिल्कुल, हम भी तो प्रेस करते हैं। जी, बिल्कुल। कहते बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। तो इससे क्या है कि मेरा टूरिस्ट जो यहाँ आता है ना मैम सोनिका जी, ये आता बाहर से, उसको गर्म मटेरियल की जरूरत नहीं है, नहीं है, उसको ऐसा बेस दीजिए क्योंकि वो खरीद वो रहा है सिर्फ उस पट्टी के लिए। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपने ठीक है, सही तो बात ये एक नया इंटरवेंशन है जो हम अब इस साल करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट एडवांस स्टेज पे है, फॉर्मुलेशन पे, तो इसको हम सोच रहे हैं कि इस बार हम फंड करेंगे। जी। सर, आपसे बात करके मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चला, जैसे कि आपने फाइनेंशियल भी हमने बात की, हमने टेक्निकली भी बात की, हमने अवेयरनेस की भी बात कर ली। बट हिमाचल प्रदेश जैसी टफ टेरेन में बहुत सारी चुनौतियां हैं और आप लोगों को भी उनका बहुत ज़्यादा जो है वो सामना करना पड़ता है। ऐसी कौन सी चुनौतियां मेन हैं जो रिसेंटली आप उनको फेस कर रहे हैं और कैसे उनसे दूर हो रहे हैं, कि किस तरह से आप, जिस तरह से आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें दिया कि हिमाचल की पट्टी की जो हमने बात की वो आपने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया, तो ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिनको आप देख रहे हैं और कैसे उनको आगे उनकी आपकी प्लानिंग है कि उनको आप आगे जो है निकले उनसे? ये चुनौती तो बड़ा वाइड हो गया, मतलब अगर इसको आप स्पेसिफाई करो किस उसमें, तब मैं थोड़ा उससे करूँगा। अगर आप बोलते हो फाइनेंस में, कोऑपरेटिव सहकारिता के फाइनेंस में, जैसे या टफ टेरिन की अगर मैं बात करूं, जैसे हम ग्रामीणों से अगर हम प्रोडक्ट, जैसे अगर हम किन्नौर की बात करें या लाहौल स्पीति की बात करें, हिमाचल में तो हर एक अलग अलग जो वेराइटी है वो अलग अलग है। जैसे मैं अलग अलग हिमाचल प्रदेश के 12 जिले हैं, बिल्कुल अलग अलग है। टफ टेरिन किन्नौर की आ गई, अगर हम टफ टेरिन की बात करें तो वहाँ पे आप कैसे ये सब चीज़ों को करते हैं? ये सुनेगा, इसको ना हमको ऐसे देखिए, अब टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अलग इश्यूज हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, फार्म लेवल से अलग इश्यूज हैं, ठीक है, फाइनेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग इश्यूज हैं। अब ये परिप्रेक्ष्य बहुत ब्रॉड है, बिल्कुल, ठीक है। मैं इसको बड़ा थोड़ा सा सम कर देता हूँ। कुछ भी होगा, हमारे पास वर्किंग सीजन बहुत कम है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चुनौती हाँ, तो हमारे लिए यही है बिल्कुल, कि जो हमारे जो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोकेशंस हैं दे आर कवर्ड विद स्नो, बंद हो जाएंगी जो भी है, जैसे लाहौल स्पीति, चंबा, ये अपना ये है। दूसरा है हमारा जो एरिया, बाकी एरिया बचता है, 3 महीने हमारा रेंज रहता है, मानसून रहता है, और उस मानसून में इफेक्टिवली हम कहीं भी मूव आउट करना बड़ा डेलिकेटली जाते हैं। तो इफेक्टिवली हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट को अगर हम समवे करें तो वर्किंग सीजन हमारा कम हो जाता है। ये अप्लाई होता है अक्रॉस द इंस्टीट्यूशंस, अक्रॉस द सेक्टर्स में, ठीक है। अब आते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात में। अब मॉनसून्स में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है, अब उसको मेंटेन करना है, बिल्कुल, ठीक है। या कुछ ऐसी जगह है जहाँ हम पहुँच नहीं पा रहे हैं तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, तो उसके लिए हम स्टेट को फंडिंग कर रहे हैं, जी, ठीक है। फंडिंग किस एंगल से कि रोड्स ही नहीं, डिफरेंट सेक्टर्स में इरिगेशन के लिए कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर्स के लिए कर रहे हैं, या फिर हम कर रहे हैं एक्टिविटी जो मतलब कि इनकम जनरेशन हो। इसमें 2 एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एग्जांपल दूंगा मैं आपको। आपने सुना होगा कि स्टेट ने डिसाइड किया है कि 2026 तक हम ग्रीन स्टेट डिक्लेयर कर देंगे, बिल्कुल, ठीक है। एक बहुत बड़ा अच्छा इंटरवेंशन है हमारे प्रेजेंट सरकार का। तो उस में क्या था कि ई व्हीकल्स के लिए हमने फोकस किया स्टेट गवर्नमेंट ने, तो हमारे को लगा कि अब हम स्टेट को कैसे कंट्रीब्यूट करें। तो जब हमने स्टेट से डायलॉग किया तो कहते कि लेट अस स्टार्ट विद HRTC, उन बसेस को हम ई व्हीकल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो आप हमारे को ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दीजिए।
और व्हीकल्स के लिए पैसा दीजिए। तो जो हमारा मैंडेट है वो एक पार्ट को एड्रेस कर रहा था, ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। तो हमने 110 करोड़ का ई चार्जिंग स्टेशंस जो हैं 53 लोकेशंस में बिल्कुल करने का प्रोजेक्ट दिया कि ये इसके साथ ब्लेंड होगा। ये एक पार्ट किया हमने अपने उससे। दूसरा, इस स्टेट की, इस गवर्नमेंट की एक ये थी कि हम फार्म से लाइफ स्टॉक सेक्टर की तरफ जाएं, वहाँ से इनकम जनरेट करें फार्मर की। तो एक अनाउंसमेंट हुई थी, जो डगवार में मिल्क प्लांट था, 1.5 लाख लीटर कैपेसिटी का डगवार कांगड़ा में एक प्लांट, मिल्क प्लांट आ रहा है जो कि 1.5 लाख लीटर हर दिन प्रोसेस करेगा। तो अब उसकी फंडिंग के लिए 200 करोड़ हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने के लिए, और उसको बना रहा है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अब इस परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ कि जैसे ही वो बनेगा, वो फिर पूरे अपने जो मिल्क शेड एरिया होगा जहाँ से प्रोक्योरमेंट होगा उसमें वो गतिविधि लाएगा, क्योंकि प्रोक्योरमेंट है, मार्केट मिलेगी लोगों को, तो फिर लोग उस पर्टिकुलर व्यवसाय में आगे जाएंगे। सर, अगर जैसे महिलाओं को, जैसे हम बार बार बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को बहुत ज़्यादा आपने बढ़ावा दिया है और महिलाओं को जो है इंडिपेंडेंट बनाया है ताकि वो अपने काम, अपने बलबूते पे जो है वो सब चीज़ें कर पाए। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी, अगर कोई महिला जो है अपना एंटरप्रेन्योर या छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो किस तरह से उसको मदद मिलती है और वो किस तरह से वो मदद जो है आपके विभाग से ले सकती है? सोनिका जी, इसमें मैं एक दर्शकों को भी क्लियर कर देता हूँ कि नाबार्ड 1-to-1 कस्टमर के साथ डीलिंग नहीं करता है। हमारा जो भी इंटरवेंशन होगा वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। मतलब 99% मैं बोल सकता हूँ कि हम जब भी किसी किसान के पास पहुँचेंगे या किसी महिला के पास पहुँचेंगे, किसी संस्था के थ्रू निकलेंगे हम। जो भी फंडिंग होगी, जो भी हम करेंगे वो उसके, जैसे हमने ट्रेनिंग की बात कर रहा था, ट्रेनिंग हम सीधे जाके नाबार्ड का कोई ऑफिसर जाके ट्रेनिंग नहीं करवाता है। जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो NGOs हैं या कोई और एजेंसीज हैं जो कि ट्रेनिंग करवाना चाहती हैं, तो हम उनको फंडिंग करते हैं और वो माइक्रो एंटरप्राइज में डेवलपमेंट के लिए करते हैं। एग्जांपल मैं करता हूँ, जैसे ये मैंने ई चार्जिंग का बताया, MCM ट्रस्ट है धर्मशाला में, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है। उनका एक प्रपोजल आया कि मैं लेडीज़ प्लस जेंट्स, मतलब जेंडर न्यूट्रल है वो ट्रेनिंग, ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए करना चाहता हूँ। तो वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 6 मंथ्स का है। तो वो हमने 12 लाख का एक प्रोग्राम का फंडिंग किया, 4 प्रोग्राम ऐसे दिए हुए हैं। ऐसे ही जैसे महिलाएं जो हैं माइक्रो एंटरप्राइज बनाना चाहिए, जैसे अपने आप को कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती हैं और उसको हम मार्केट करना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग के अलावा जो मैंने 2 बताए, हम उनको मार्केटिंग के लिए आउटलेट्स देते हैं, उसके लिए फंड करते हैं कि भाई आप एक पर्टिकुलर जगह जहां आपको लगता है कि फुटफॉल अच्छा है, तो आप वहां पे एक शॉप लीजिए, उसकी 2 साल की जो रेंट होगा प्लस उसका जो सेल्समैन सैलरी होगी प्लस जो उसका डिस्प्ले के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो हम पे करेंगे 2 साल की, 2 साल के लिए। तो ये ग्रुप्स के लिए, ये ग्रुप माध्यम से महिलाएं अपना वो कर सकती हैं। तो जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। प्लस हम क्या कह रहे हैं, डिजिटल कैटलॉगिंग कर रहे हैं। डिजिटल कैटलॉगिंग से क्या हो रहा है कि हम इसको ई-कॉमर्स के लिए ग्रेजुएट कर रहे हैं कि मान लो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, एक पर्टिकुलर है, तो उसको हमने डिजिटल कैटलॉग किया और ई-कॉमर्स पे करना शुरू कर दिया। ये एक एस्पेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें एक आपने सुना होगा पांगी हिल्स, सुनिएगा, बिल्कुल, हाँ जी, है ना, तो वो एक हमारा इनिशिएटिव है कि वो अब पूरे वेबसाइट्स पे उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है। तो कुछ क्या होता है कि कुछ हम इंटरवेंशन करते हैं, कुछ जब लोगों को लगता है वो खुद अपने आप आते हैं। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे सेवा है वहाँ की, उसने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, उसने खुद इनिशिएटिव लिया और उनमें वो है कि जो अंदर से ज़ील है कि हम अपने एरिया के लिए कुछ करें। दैट इज़ अ बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट हमारे लिए। बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस हमारे हिमाचल में है जिनको कि बस थोड़ा सा आप नज करिए एंड दे विल प्ले। तो एक तो ये परिप्रेक्ष्य होता है। दूसरा है एग्जीबिशन जैसे रहती है, पूरे कंट्री में हम नाबार्ड एग्जीबिशन लगाता है। हम भी जनवरी में रिच पे लगाएंगे। बिल्कुल, अभी जो अगर हम कार्निवाल की बात करें उसके बीच में भी कई बार मैंने देखा है कि आपके डिस्प्लेज लगे होते हैं। तो हम उसमें हमने क्या किया है कि उसको हम क्या कह रहे हैं कि आप अपना जो भी आपका प्रोडक्ट है, हम राउंड द ईयर डिफरेंट SHGs को, जो महिलाएं हैं जिसका अच्छा प्रोडक्ट है, उसको हम वहाँ के लिए स्पॉन्सर कर देते हैं। स्पॉन्सर मतलब रहना, खाना, आना जाना, सामान, सब कुछ, ठीक है। तो ये एक क्या होता है कि जैसे महिला बाहर जाती है, जो अपना सामान बेचती है, 2 चीज़ें होती है, क्रॉस लर्निंग होती है। सबसे बड़ी बात बिल्कुल, बहुत कि आपका प्रोडक्ट जो है, मैं गुजरात का प्रोडक्ट देख रही हूँ, उसकी पैकेजिंग कैसी है,
क्योंकि ये तो एंटरप्रेनर है ना मेरा, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी तो एंटरप्रेनर है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नॉलेज नॉलेज जो है दिया ना, जो मिलता है ये वो भी बहुत ये भी ज़्यादा देख रहा है कि बिल्कुल। आसपास के स्टॉल्स में क्या 40 से लेकर 8-80 स्टॉल्स होते हैं हमारे, जो एक पर्टिकुलर स्टेट में करते स्टेट में हैं लगे। और वेरिड स्टेट से मंगवाते हैं। तो ये क्रॉस लर्निंग बहुत बड़ा ये होता है। प्लस वहाँ उनको लगता है कि मैं कहाँ छूट रही हूँ, अपने जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट, नजर हाँ, आते हैं तो और वो क्या आगे करना हाँ है। वो क्या है ना, उसमें से वो एसिमुलेशन जो होती है वो लर्निंग बहुत बड़ी इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि दैट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो जब वो वापस आते हैं तो वो अपनी संस्था के साथ इस चीज़ की नए चर्चा, थॉट्स और नए विजन के साथ विजन आते हैं कि आती है हमें कि अगली बार हमको ये करना है। ऐसा बिल्कुल। होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये संस्था हमारे पास आती है जी बिल्कुल। कि भाई मेरे पास ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको ये चाहिए, तो आप हम कैसे प्रोवाइड करें, तो वो बैक कैलकुलेशन फिर हम चलते हैं। जी सर, हमने ग्रीन फाइनेंस और रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी आपसे थोड़ी सी बात की, क्या इसके बारे में थोड़ा सा और हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि आने वाले समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा मैं इससे भी आपका विस्तार से आपसे जानना चाहूँगी। ग्रीन फाइनेंस में इसमें नहीं जाऊंगा, ई चार्जिंग में। सेकंड जो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अप्रोच किया है हमारे को, वो है सोलर पावर पे। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि पंचायत लेवल पे हम सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएं, छोटे 500 किलोवाट्स के, बड़े नहीं, छोटे 500 किलोवाट्स के। तो उसको हम फिर पंचायत को हैंड ओवर कर देंगे कि पंचायत ही उसकी मेंटेनेंस करे और कुछ रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को दे। स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। पर ये प्रपोजल अभी सीएम साहब के साथ और जो ब्यूरोक्रेसी है उनके साथ डिस्कस हुआ है, तो वो चाहते हैं कि आप हमारे को इसके लिए फंडिंग करो। तो अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है वो 28 पंचायतों में हम कर रहे हैं, हम मतलब स्टेट कर रहा है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि इसको हम 100 पंचायत तक ले जाएं और इसको फिर देखें कि ये कितना वाइबल मॉडल बन सकता है, क्योंकि हिमाचल में ये एक नेचुरल रिसोर्स है और बड़ा मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्स है। तो इसको चैनलाइज करना चाहती है स्टेट गवर्नमेंट इनटू अ रेवेन्यूज मॉडल। ये एक एरिया जहां हम वर्क करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ। अब जैसे ये सोलर का वाला आया, तो इनका क्या होता है कि जब चीज़ आती है तो ख़राब होती है, बिल्कुल, है ना। तो अब हमारा इस साल का जो मतलब इस साल या अगले साल जब भी होगा, हमारा टारगेट रहेगा कि हम इनकी मेंटेनेंस के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, ताकि हम फील्ड लेवल पे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स और ऐसे यूथ को हम ट्रेन कर दें जो कि वहीं पे मेंटेन करे। उसको एक तो मार्केट मिल गया कि जहां उसने काम करना है, और उसी जगह पे हमने आपको टेक्नीशियन भी दे दिया। बिल्कुल। तो ये दो समन्वय हम ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए जा रहे हैं। पर ये ग्रीन फाइनेंस हमारे नबार्ड की तरफ से होगा। अभी जो बैंक्स कर रहे हैं वो रूफटॉप सोलर है, उसके लिए फाइनेंस कर रहे हैं, या सब्सिडी भी उसके लिए काफ़ी अच्छी काफ़ी मात्रा है, में मिल रही है। या कहीं जो लैंड ज़्यादा वेकेंट है, जहाँ वेस्ट लैंड ज़्यादा जिन के लोगों के पास, जो यूज़ नहीं है, जो एग्रीकल्चर के यूज़ नहीं तो हो रही है, वहाँ बल्क सोलर यूनिट भी लगाए जा रहे हैं जो कि ग्रिड कनेक्टेड है। तो वो भी बैंक्स फंडिंग कर रहे हैं उसकी भी। बिल्कुल। सर, हमने बहुत सारे विषय पे बात करी, पर हमने डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में और हमने हॉर्टिकल्चर के बारे में बात नहीं की। तो थोड़ा सा मैं डेयरी प्रोडक्ट्स और हॉर्टिकल्चर और एक पीएफओ या एफपीओस है आपके ना, एफपीओस के बारे में भी मैं आपसे थोड़ा सा वो जानना चाहूँगी। हॉर्टिकल्चर शुरू करते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या है, हमारे हॉर्टिकल्चर परिप्रेक्ष्य में एप्पल मेजर क्रॉप डोमिनेंट है। 80% जो प्रोडक्शन है मेरी वो एप्पल से है। पर जो हमारा हिमाचल परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे 80 to 85% एप्पल ऑर्चर्ड फ्लावरिंग स्टेज पे ऑक्शन हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब ये है कि वो जो एजेंट है वही काम करेगा सारा, वही पैकिंग करेगा, वही हार्वेस्ट करेगा, वही उसकी देखभाल करेगा। तो यहाँ पे इंटरवेंशन करने का कोई रोल नहीं रह जाता है कि मैं फार्मर के साथ एसोसिएट नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि अगर उसने बेच ही दिया तो मैं ट्रेडर के साथ क्यों जाऊँ, ट्रेडर के साथ क्यों जाऊँ। ठीक है। और एक और सोनिका जी बड़ी बेस्ट चीज़ है, हर क्वालिटी जिस मेजर डिस्ट्रिक्ट जो एप्पल पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसका 46% पूरा प्रोडक्शन जो है कुल्लू और शिमला से आता है। बिल्कुल, कुल्लू और शिमला से आता है, यहाँ पे ही मेजर प्रोडक्शन है, ठीक है। और इन स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, वो है विद रिस्पेक्ट टू एजिंग ऑफ द प्लांट्स। अब ये प्लांट्स 40-50 साल के हो गए हैं, अब इनको रिप्लेसमेंट करना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ ये आ रहा है कि मान लीजिए आपके पास 100 प्लांट्स हैं, आपको ये इनकम एवरी ईयर का, ठीक है। अब मैं इनको आपको बोलूँ कि आप इसको रिप्लेस करो, आप रिप्लेस नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकम ड्रॉप है। अब ये सोचना है कि इनको अब कैसे हम सब्सिडाइज करें, क्रॉस सब्सिडाइज करें, कि भाई हम इनको
5 साल एटलीस्ट जो है हम इनको देखें कि 5 साल तक हम इनकी इनकम को हम जनरेट करने, कर हाँ। सकें। तो ये एक थॉट प्रोसेस चल रहा है। ऑलरेडी एक स्टडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट की हुई है कि आप देखिए कि कैसे हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं, जो सेनाइल ऑर्चर्ड्स हैं उनको चेंज करें। लोग कहते हैं हाई डेंसिटी में जाइए, पर हाई डेंसिटी में तब जा सकते हैं जब आपके पास इरिगेशन है। बिल्कुल। तो ये एक हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हम चाह रहे हैं हम यहाँ से बाहर निकले, एप्पल से बाहर निकले। मतलब मेरा अपना मानना ये है। क्यों मैं कहता हूँ कि एप्पल जून जुलाई अगस्त सितंबर मैक्सिमम बिल्कुल। किन्नौर, अगर किन्नौर का भी आजकल वो अब सितंबर में आ रहा से है, शुरू होता हो जा रहा है, अक्टूबर ठीक है। उसके बाद फ्रेश फ्रूट्स नहीं है। अब जो फ्रेश फ्रूट आपको मिलेगा वो मिलेगा परसिमोन बिल्कुल। या कीवी, या मिलेगा ये आपको। अब मुझे लगता है थोड़ा सा मैं आपको कहूँगी, ये अब प्रमोट हो रहे हैं। पहले जो परसिमन था उसको बहुत रेयर थे कि जो जानते थे, हिमाचल के लोग ही उसको पहचान पाते थे। थे। बिल्कुल। तो अभी भी हिमाचल में इनकी ऑर्चिडिस्ट नहीं है कोई भी एज सच। जो जैसे एप्पल ऑर्चर्ड्स है ना, एप्पल के ऑर्चिडिस्ट हैं, हिमाचल में ऑर्चिड्स पॉइंट ऑफ व्यू से परसिमोन या कीवी नहीं जा रहा है, बहुत ही कम है। अगर कीवी देखें तो सोलन के आगे पीछे, यूनिवर्सिटी के आगे पीछे, और कहीं नहीं गया। बिल्कुल। ठीक है। ड्रैगन फ्रूट है, हाँ। ठीक है, जो आप जो कैप्चर कर, आजकल बहुत डिमांड में है अगर हम बात जैसे करें। कि जो हमारा जो समर एरिया जैसे ऊना हो गया, पौंडा साहिब हो गया, इन एरियाज में उसका बड़ा पोटेंशियल है। और सोनिका जी, ये 3 ऐसे फ्रूट हैं जो अक्टूबर के बाद तैयार होते हैं। अब फोकस जो हमारा और हमने किया हुआ है, परसिमोन का हमने एक ग्रांट बेस ऑर्चर्ड डेवलप किया लग वैली कुल्लू में। 62 बेनिफिशरीज हैं हमारे पास, जिनको हमने 80-80 प्लांट दिए हैं कि आप एक ऑर्चर्ड कंसेप्ट में एज ए एंटरप्राइज उसको लेके आओ। तो वो हम हॉर्टिकल्चर में हम उसमें स्वे कर रहे हैं। और हमारे पास प्रोजेक्ट है, एक प्रोग्राम है जो ग्रांट बेस्ड है, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोलते हैं, जो ट्राइबल्स के लिए हम करते हैं। तो बड़ा बंगाल और छोटा बंगाल वाला जो एरिया है, जो कांगड़ा वाला है, वो सूटेड है कीवी के लिए, और बड़ा हार्डी ये है, बंदर भी नहीं खाता है, बिल्कुल, है ना। नहीं। तो अब हमारा इंटरवेंशन रहेगा उस एरिया में। अब एक्सप्लोर कर रहे हैं वहाँ पे, हम एजेंसी और लोगों के साथ डायलॉग कर रहे हैं कि आप अपना ज़मीन स्पेयर करिए ताकि हम प्लांटेशन करें। वहाँ पे हमारा एरिया है कि वी प्लान टू डू अ कीवी प्रोजेक्ट ओवर देयर। 100 बेनिफिशरी हो, 200 बेनिफिशरीज हो, हम करने के लिए तैयार है, ग्रांट बेस्ड करने के तैयार है। तो वो हमारा नाबार्ड पर्सपेक्टिव से हम उसको फोकस करने हैं। ये 2 पिछले साल हमने परसिमोन को किया तो हमने कर दिया, तो इस साल हमारा ये है कीवी का है। अब आते हैं डेयरी पे। डेयरी में हिमाचल में क्या होता है, मोस्टली कलेक्शन एक ही बार होती है। बिल्कुल। अगर आप बाकी स्टेट्स में जाएं तो 2 बार कलेक्शन होता है, सवेरे शाम, सुबह शाम ना। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोग डेयरी को छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। हमारा एनिमल पॉपुलेशन कम होता जा रहा है, ठीक है। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा कारण जो मेरे को लगता है कि हमारे पास जो लेबर है ना, जो इस काम के लिए चाहिए, वो नहीं मिल रही है, गांव में नहीं मिल रही है। और नेक्स्ट जनरेशन जो है ये हार्ड वर्क में एंटर नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकल अगर हम बात करें, जो एस्पेक्ट्स, हाँ, बात करना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है मार्केट का। तो स्टेट गवर्नमेंट ने मार्केटिंग के लिए तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट कर दिया कि भाई आप प्लांट लगाएंगे हम अलग अलग जगह पे, अगर प्लांट लगेगा तो प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, अगर प्रोक्योरमेंट होगा तो आपकी दूध की वैल्यू होगी। और हिमाचल इज द फर्स्ट स्टेट जिसने MSP फिक्स किया दूध का, कंट्री में कहीं नहीं है। बिल्कुल, आप ये बहुत सही बात है ना, कंट्री में कहीं नहीं है। तो हिमाचल ने ये शुरुआत की। तो अब अगर 56 रुपया 60 रुपया अगर मेरे को पर केजी दूध मिल रहा है, बिक रहा है, तो ये बहुत वाइबल प्रपोजिशन है, बहुत अच्छी सोच है स्टेट गवर्नमेंट की इस मामले में। हम इसको सस्टेन करना चाहिए बस। तो अब फार्मर को प्राइस अच्छा मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा है, तो वो उसको मोटिवेट करना चाहिए। एक दूसरा, अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोसेसिंग फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं तो उसको तो दूध चाहिए, क्योंकि वो तो दूध लेगा तभी तो प्रोडक्ट बनाएगा, मिल्क प्रोडक्ट बनाएगा। तो वो हम उस डायनामिक्स में जा रहे हैं कि एक मार्केट मिल रही है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाने के लिए। बट अभी हमने एक स्टेट गवर्नमेंट को हमने एक सजेशन दिया हुआ है फोरम में कि जो डगवार वाला मिल्क प्लांट जहाँ 1.5 लाख इकट्ठा करेंगे, इसका मिल्क शेड एरिया जहाँ से मिल्क कलेक्ट करना है वो हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और चंबा है, यहाँ से मेन फोकस होगा। हम कह रहे हैं कि वहाँ आप नई सोसाइटियाँ मत बनाओ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन खड़ा करना इजी है, बट उसको सस्टेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने उनको सजेशन दिया कि इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में 2200 जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, उसका 39 या 40% कोऑपरेटिव सोसाइटी वहीं है। तो नेटवर्क तो है, आप उनको एक एडेड एक्टिविटी दीजिए मिल्क प्रोक्योरमेंट की।
तो क्या होगा, सोसाइटी तो गांव में ही है, पंचायत लेवल पे है, तो अगर वहाँ का सरप्लस, अगर क्योंकि डेयरी सोसाइटी बनानी है तो 50 लीटर दूध चाहिए आपको बस, तो हम कह रहे हैं आप नहीं मत बनाइए, आप इनको मोटिवेट करिए, इनको कमीशन मॉडल पे लाइए, और क्या होगा कि हमारे को कोई एक्स्ट्रा इंटरवेंशन नहीं करने पड़ेगी फॉर्मेशन में या नर्चरिंग में। दूसरा, मेरे को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है उनको देने के लिए, जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को देना पड़ेगा। क्यों? कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद क्रेडिट करेगी, तो उनके पास वो है, वेयर विदॉल है। तो ये दो चीज़ों से हम बच जाएंगे, नया इंटरवेंशन करने से और फंडिंग करने से। तो ये प्रपोजल हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, अब इसको कैसे सिरे आता है हम देखते हैं आज। बहुत ही अच्छी सोच है कि हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। सर, अगर मैं लॉन्ग टर्म विजन की अगर मैं बात करूं तो हमने बहुत सारी बातें की अभी, जैसे हमने डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, ये भी एक लॉन्ग टर्म विजन है। तो और कौन से ऐसे लॉन्ग टर्म विजन है जो हिमाचल के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, और मेरे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से वो जुड़ें, किस तरह से इन योजनाओं का फ़ायदा उठाएं ताकि वो सेल्फ डिपेंड हो सकें, महिलाएं सेल्फ डिपेंड हो सकें। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को आप संदेश दें और जो लॉन्ग टर्म विजन्स हैं उनके बारे में भी मेरे दर्शकों को बताएं। लॉन्ग टर्म विजन में हम अब जो सहकारिता परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, तो अब हम इन सहकारी सभाओं के साथ काम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सहकारी सभा मेरे ऊपर वाले टायर्स के साथ जुड़ें और ये मतलब कंप्यूटराइज उस पर आ जाए कि इनका जितना भी जो परिप्रेक्ष्य है, जितना फाइनेंशियल डाटा है, नॉन फाइनेंशियल है, पीडीएस नॉन पीडीएस जो भी है, वो अब सीबीएस सिस्टम पे आ जाए और वो सीबीएस सिस्टम कनेक्ट हो ऊपर वाले टायर से। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी कि मेरे लेवल पे कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं रहा, क्योंकि जो सिस्टम को आपने फीड किया वही सिस्टम बाहर आउटपुट निकालेगा। तो एक कंप्यूटराइजेशन प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम 1790 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को 2200 में से कवर कर रहे हैं कंप्यूटराइजेशन प्रोग्राम। उनको हार्डवेयर दे रहे हैं, ठीक है, उनको सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं कि भाई कैसे आपने फीड करना है। तो ये प्रोग्राम चला हुआ है एंड इट विल रन फॉर 1-2 years मोर। इससे क्या होगा, पूरी कोऑपरेटिव्स का जो परिप्रेक्ष्य है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, कंप्यूटर में चला जाएगा, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैप्चर करना शुरू कर देगा। ठीक है, हमारे को जितना जो डाटा मैं बता रहा हूँ 1000 करोड़ जो है वो हमारे को कैप्चर में आ जाएगा, वो कनेक्टिविटी बन जाएगी जो अभी तक ये हुए हैं, ये उस एंगल से। अब मैं दर्शकों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहता हूँ कि हमें क्या है कि कैंप्स लगाते हैं, हम ट्रेनिंग्स करते हैं, बस उसकी यूटिलिटी हम उस वक्त नहीं समझ रहे होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, हम ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम में एप्पल का प्लांटेशन करते हैं, 5 साल का प्रोजेक्ट है। स्टार्टिंग में जो ट्रेनिंग्स होती है उसमें बहुत कम कवरेज होती है, बहुत कम लोग आते हैं, वो अप्रिशिएट नहीं करते। बट जब वो तीसरे चौथे साल में जब वो पौधा फल देने लगता है ना, तब उसमें बीमारी आती है, वुली एफिड आ गया, रूट रॉट आ गया, तब उनको लगता है अब क्या करें, तब वो ट्रेनिंग का महत्व समझते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, सब जो हमारे हिमाचल के भाई बहन, जो किसान भाई बहन आर्टिसंस हैं, उनको मैं ये कहता हूँ कि जब भी ऐसा कोई भी संस्था जो कैंप्स लगाती है, अवेयरनेस कराती है, उसमें बढ़कर जाएँ, बढ़ चढ़ के जाएँ। आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा, आपका ज्ञानवर्धन होगा और आपका वो ज्ञानवर्धन जो है आपके परिवार परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बिल्कुल सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। नाबार्ड किस तरह से सहकारिता के क्षेत्र में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, एक नई दिशा दे रहा है, एक नई ताकत दे रहा है। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि बढ़ चढ़कर भाग लें, योजनाओं का उपयोग करें ताकि हम हिमाचल को देश नहीं विदेशों में भी अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकें। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।